हेलो एंड वेलकम टू एस्पिरेंट्स। वेरी गुड इवनिंग। अभी हमने पढ़ा था एनवायरनमेंट मार्क्स बूस्टर सीरीज़ का चैप्टर 3 कंप्लीट किया था। हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 कंप्लीट किया है। आज हम एंटर कर रहे हैं चैप्टर 4 में। चैप्टर 4 में बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये भी। समाचार पत्रों में रहे राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में हम पढ़ेंगे, जो भी करंट में न्यूज़ में रहे थे। ये यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और डैम श्योर के इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, क्योंकि रामसर साइट्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, ये सारी चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए एंड फ्रिक्वेंटली यूपीएससी इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता रहता है। तो आइए हम शुरू करते हैं राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य यानी नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य। क्या है बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। हाल ही में बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य में एशियाई शेर के पुनर्वास पर विचार किया गया है। किसके पुनर्वास पर? एशियाई शेर के पुनर्वास पर विचार किया गया है। तो आइए हम जानते हैं बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। यह वन्यजीव अभ्यारण्य पोरबंदर यानी गुजरात तट से 15 किलोमीटर दूर स्थित है। तो अगर आपसे पूछता है बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। और सौराष्ट्र के इस क्षेत्र में मालधारी, भरवार, रबारी, गढ़वी जैसी जनजातियाँ निवास करती हैं। कौन सी जनजातियाँ? तो इससे आपको ये भी पता चलेगा गुजरात में कौन कौन सी जनजाति है। तो मालधारी, भरवार, रबारी एंड गढ़वी जनजातियाँ निवास करती हैं। यह क्षेत्र पुष्प विविधता में समृद्ध है, जैसे गोराड, धौ, रायन, अमली, धुधलो। ओके, कौन सी विविधता? पुष्प विविधता, इट मीन्स फ्लावर्स। जंगली खुरदार जानवरों जैसे सांभर, चीतल, चिंकारा आदि के लिए यह उचित पर्यावास है, जो शेर जैसे बड़े मांसाहारी जानवरों के लिए एक अच्छा शिकार क्षेत्र प्रदान करता है। तो हमने क्या पढ़ा बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। कहाँ पे है ये बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य? गुजरात में। गुजरात और सौराष्ट्र के क्षेत्र में कौन कौन सी जनजातियाँ हैं? मालधारी, भरवार, रबारी, गढ़वी। और यहाँ पर कौन कौन से फ्लावर्स पाए जाते हैं? तो गोराट, धौ, रायन, अमली, धुधलो, ये सारे यहाँ पे फ्लावर्स पाए जाते हैं। और कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? तो सांभर, चीतल, चिंकारा। ओके ओके, नेक्स्ट। यहाँ पे एक मैप दिया गया है दलखनिया रेंज। यहाँ पे एक मैप दिया गया है जो है आई थिंक गुजरात का। यहाँ पे स्टेट का पूरा लोकेशन दिया हुआ है और इसमें गिर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताया गया है। ये हमारा सिंबल है, जैसे कि ये वाला सिंबल है जिसके थ्रू क्या लिखा गया? दलखनिया रेंज, यानी सितंबर से अक्टूबर संरक्षित क्षेत्र में मारे गए 23 शेरों का निवास स्थान कहाँ पे है? दलखनिया रेंज। ये है दलखनिया रेंज। ओके, ये कहाँ है? गुजरात में। और ये सारे जो है इंटीग्रल पार्ट ऑफ गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर नेशनल पार्क के हैं। यह है संरक्षित क्षेत्र जो जिसका सिंबल ये है एंड ये है शेरों की संख्या। तो संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य। भी हमने ऊपर बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में पढ़ा था। तो वो कहाँ पे लोकेट कर रहा है? गुजरात का वेस्टर्न मोस्ट एरिया। यहाँ पे 192 स्क्वायर किलोमीटर है। और फिर है एशियाई शेर लैंडस्केप, सभी एशियाई शेरों का। तो ये कितने हैं? 22,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ पे है शेरों की संख्या कितनी? 80। कहाँ पे? अमरेली के सावरकुंडला, लिलिया और इसके आसपास के क्षेत्र में। 37 संख्या कहाँ है शेरों की? 37 शेर कहाँ पे? भावनगर जिले में। नेक्स्ट है 197 स्क्वायर किलोमीटर में फैला गिरनार वन्यजीव अभ्यारण्य, जहाँ पे 33 शेर हैं। और इसके बाद है 1153 स्क्वायर किलोमीटर में 304 शेरों की संख्या है, जो है गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य निकटवर्ती क्षेत्र। ओके, ये अच्छे से क्लीन दिख रहा है। नेक्स्ट है मितियाला वन्यजीव अभ्यारण्य, 80 स्क्वायर किलोमीटर में है। यहाँ पे शेरों की संख्या कितनी है? 8। नेक्स्ट है पनिया वन्यजीव अभ्यारण्य,
पन्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये कितने, यहाँ पे कितने स्क्वायर किलोमीटर में फैला है? ये 40 स्क्वायर किलोमीटर में फैला, और यहाँ पे शेरों की संख्या 11 है। ये मैं आपको बता दे रही हूँ, एक नॉर्मली रखना है। इट इज़ नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट कि वहाँ पे शेरों की संख्या पूछे कि इस एरिया में कितना, इस एरिया में कितना है, ये नहीं होने वाला है। नेक्स्ट है दक्षिण पश्चिमी तट। आप एरिया समझ सकते हैं कि यहाँ पे गिरनार वन्यजीव अभ्यारण्य, गिर राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य का निकटवर्ती क्षेत्र। यहाँ पे पनिया वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में आप जान सकते हैं कि गुजरात में है। और पनिया वन्यजीव अभ्यारण्य क्या है? तो ये गिर राष्ट्रीय उद्यान का इंटीग्रल पार्ट है। ओके, अगर इसकी बात करें तो ये कब नोटिफाइड हुआ था? 1989 में नोटिफाइड हुआ था, 1989 में। हालांकि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट आप जान लो एक बार। अमरेली के सावरकुंडला, लिलिया और इसके आसपास के क्षेत्र में 80 शेर है। ओके, नेक्स्ट है 32 जो है वो कहाँ पे है? दक्षिण पश्चिमी तट। उसके बाद 18 जो है वो कितने हैं? दक्षिण पूर्वी तट में है। तो इस तरीके से टोटल। अच्छा, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो आपने एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये था कि जनरली ये न्यूज़ में है तो आपको ये पढ़ लेना चाहिए। ये दिस वन दलखनिया रेंज से रिलेटेड जो न्यूज़ है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 23 शेर रहते थे और इनका यहाँ पे भयंकर आग लगने की वजह से इनकी मौत हो चुकी है। इसमें लगभग कई शावक थे जिन जो मृत्यु को प्राप्त हो गए, कई शावक भी मर गए थे इस घटना में। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और आपको और दूसरा फैक्ट ये ध्यान रखना है कि गिर जो राष्ट्रीय उद्यान है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सॉरी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है, यह एकमात्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहाँ पे एशियाई शेर पाए जाते हैं, यानी एशियन टाइगर पाए जाते हैं। ये हमने पिछले वीडियो में आपसे बताया भी था, तो मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में क्या पढ़ रहे हैं? कहाँ पे है ये एराविकुलम? ये है केरला में। ओके, कहाँ पे है? केरल में। केरला का पहला फर्नारियम एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में शुरू किया गया है। फर्नारियम कहाँ शुरू किया गया है? एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में शुरू किया गया है। अब ये पूछोगे कि फर्नारियम क्या है? फर्नारियम क्या है? तो फर्नारियम फर्म का एक संग्रह है। ये कहाँ पे मिलता है? ये मन्नार में अपनी तरह का पहला है। कहाँ पे? मन्नार में। तो फर्न क्या है? आप पूछोगे फर्न क्या है? तो फर्न क्या है? फूलों वाले पौधों के समान ही फर्न में जड़ें, तना और पत्तियां होती हैं। हालांकि फूलों वाले पौधों के उल्टा अगर देखें तो फर्न में फूल या बीज नहीं होते हैं। ठीक है, तो जनरली पौधों के समान होते हैं। आप नेट पे एक बार सर्च कर सकते हो। फर्न काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है, इसे बायो इंडिकेटर भी कहा जाता है फर्न को। ठीक है, अच्छा, अब इसका महत्व क्या है? फर्न के बारे में हम जानते हैं, इसका महत्व क्या है? सॉरी, फर्न्स अपने सजावटी मूल्यों के कारण, किस कारण? सजावटी मूल्यों के कारण पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है। ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण एजेंट है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। नेक्स्ट है उनके औषधीय और खाद्य उद्देश्य हैं, यानी इनका मेडिसिन में और फार्मेसी में और इनका खाद्य उद्देश्य में खाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। जनरली कहा जाता है कि अगर पशुओं को ये खिलाया जाता है तो पशु बहुत ज़्यादा दूध देते हैं, मिल्क देते हैं, तो इनका उसमें भी यूज़ होता है। नेक्स्ट है पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य के लिए जैव संकेतक है। मैंने पहले ही बताया आपको कि ये बायो इंडिकेटर्स होते हैं। नेक्स्ट है प्रदूषित जल से भारी धातुओं को फिल्टर करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो पर्यावरण के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए एनवायरनमेंट में, तो इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अब हम जानते हैं एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। ये कहाँ पे है एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान? ऊपर ही बताया मैंने आपको, कहाँ है? केरल के इडुक्की जिले में। केरल के इडुक्की जिले में दक्षिण पश्चिमी घाट की ऊंची पर्वतमाला यानी कि कन्नन देव पहाड़ियाँ, कहाँ पे? कन्नन देव पहाड़ियाँ। ये कहाँ है? दक्षिण पश्चिम वेस्टर्न घाट की ऊंची पर्वतमाला। स्थलाकृति क्या है इसकी? यह राष्ट्रीय उद्यान एक ऊंचे पठार का समावेश है। वनस्पति प्रमुख पादप समुदायों में घास के मैदान, झाड़ियाँ, शोला वन शामिल हैं। इसमें विशेष नील कुरुंजी फूल जो हैं, जो 12 साल में, हर 12 साल में एक बार खिलते हैं। नील कुरुंजी फूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले साल भी ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रहा था। ये 12 साल में ये एक बार खिलता है ये फूल। और ये कहाँ पाया जाता है? तो एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, केरल के वेस्टर्न घाट में।
जीव जंतु की बात करें तो यहाँ पे सिवेट बिल्लियाँ, नीलगिरी तहर, जंगली बिल्ली आदि पाया जाता है। और एक और बात जो इसमें नहीं बताया गया है, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इससे दो नदी निकलती है इस अभ्यारण्य से। एक है चिन्नार नदी और दूसरा है पंबर नदी निकलती है। ये पंबर नदी जो है अनाईमुड़ी पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से? अनाईमुड़ी पहाड़ी से निकलती है। और इसमें पहले ही बताया गया है कि नीलगिरी तहर, मकाक और फिर सिवेट बिल्ली, जंगली बिल्ली, इन सब के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्थान या इनके प्राकृतिक आवास हैं। अब हम जानते हैं कुछ फर्न्स के बारे में। फर्न एक गैर फूल वाले टेरिडोफाइट्स हैं। ये क्या है? टेरिडोफाइट्स हैं। इनमें मैंने पहले बताया बीज और फूल नहीं होते। ये आमतौर पर अपने बीजाणु पैदा करके प्रजनन करते हैं। हालांकि फर्न की जड़ें, तना, पत्तियां फूल वाले पौधों के समान होती हैं। ये मैंने ऊपर बताया था आपसे। फर्न पेड़ों से लिंचिंग के माध्यम से जल और पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। कि फर्न पेड़ों से कैसे प्राप्त करते हैं? तो लिंचिंग के माध्यम से जल और पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। वृद्धि और प्रदर्शन के लिए समर्पित एक वनस्पति उद्यान या बाड़े को फर्नारियम कहा जाता है। तो आपने आई होप आप समझ गए होंगे इसको। ओके, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम हसदेव अरण्य के बारे में। हसदेव जंगल हाल के दिनों में परसा कोयला खनन की मंजूरी के बाद आदिवासी विरोध का केंद्र बन गया। आदिवासियों ने यहाँ पे विरोध किया और इस वजह से ये न्यूज़ में आ गया था। तो क्या है हसदेव वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में, इसके थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में, कहाँ पे? ये छत्तीसगढ़ में। हसदेव जंगल कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़। ओके, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में स्थित यह विशाल जंगल अपनी जैव विविधता और कोयला भंडारण के लिए जाना जाता है। यहाँ पे क्या है? कोयले का भंडार है। यह गोंड जनजाति, छत्तीसगढ़ में कौन सी जनजाति? गोंड जनजाति और अन्य वनस्पतियों का घर है। महानदी की सहायक नदी हसदेव नदी इससे होकर बहती है। महानदी की सहायक नदी कौन सी है? हसदेव नदी। महानदी उड़ीसा में भी बहती है, तो इससे होकर बहती है। महानदी का ओरिजिन कहाँ से है प्रॉपर्ली? तो ये जो महानदी है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है। और इसके उद्गम की बात करें तो ये रायपुर के पास ही धमतरी है। धमतरी एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ की धमतरी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से निकलती है। वहाँ पे एक जगह है सिहावा, क्या नाम है? सिहावा, धमतरी डिस्ट्रिक्ट में है। उसी के पर्वत श्रेणी से ये निकलती है। ओके, नेक्स्ट है, यह हाथियों के लिए एक प्रमुख प्रवासी गलियारा है। किसके लिए? हाथियों के लिए। वनस्पति में यहाँ पे साल, सागौन के पेड़ शामिल हैं। यह क्षेत्र भोरमदेव वन्यजीव अभ्यारण्य, अचानक मार टाइगर रिजर्व और कान्हा टाइगर रिजर्व से जुड़ा हुआ है। हसदेव रिजर्व में 18 चिन्हित कोयला खदान स्थित हैं। यह संविधान की 5वीं अनुसूची में सूचीबद्ध है, इसलिए भूमि अधिग्रहण से पहले ग्राम सभा का परामर्श और सिफारिशें अनिवार्य है। तो इसमें क्या क्या जाने का था? तो हसदेव जंगल कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में है और छत्तीसगढ़ में ही हसदेव अरण्य है। ओके, यहाँ पे कौन सी जनजाति है? गोंड जनजाति। किसकी? महानदी की सहायक नदी कौन सी है? हसदेव नदी, यहाँ से निकलती है। हाथियों का प्रवासी गलियारा, वनस्पति में कौन से? साल और सागौन। भोरमदेव वन्यजीव अभ्यारण्य और अचानक मार टाइगर रिजर्व। अचानक मार कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। और भोरमदेव वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ? छत्तीसगढ़। ओके, छत्तीसगढ़ में है। कहाँ से? भोरमदेव वन्यजीव अभ्यारण्य। और वहीं कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, MP। ऑल्दो MP से ही छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। ओके, सेपरेट हुआ था। हसदेव रिजर्व में टोटल कितने कोयला खदान है? 18 कोयला खदान है। यह संविधान की 5वीं अनुसूची में सूचीबद्ध है। 5वीं अनुसूची में क्या कहा गया? अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन। क्या कहा गया है? अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन। अगर हम देखें तो इसमें कहा गया है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ओके, एंड 6 में क्या कहा गया है? 6 में कहा गया है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। जनरली आपको ध्यान होना चाहिए, यहाँ के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध दिया गया है। इसी बात पे अगर मैं आपसे एक बार पूछ लूँ 7वीं में क्या क्या कहा गया है? 7th शेड्यूल में क्या है? तो 3 लिस्ट है ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट है। ओके, एंड 8 में क्या है? लैंग्वेजेस। 8 में क्या है? लैंग्वेजेस है शेड्यूल 8 में।
फिर उसी तरीके से आप रिमाइंड कर लें शेड्यूल 9 में क्या है। जरा सोचिए आप 9 में क्या है। वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। ओके, शेड्यूल 10 में आपको बखूबी पता होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है, इसमें रिलेटेड है एंटी डिफेक्शन लॉ है ना। एंड 11th में आर्टिकल 243 से जी तक दिया हुआ है, जिसमें हम बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, पंचायतों की शक्तियाँ और प्राधिकार और दायित्व के बारे में। एंड 12th में आर्टिकल शेड्यूल 12 में हम क्या कर रहे हैं, किसकी बातें करते हैं, तो नगर पालिका शक्ति के बारे में। अच्छा, तो आप एक बताइए, नगर पालिका में कितनी शक्तियों की बात की गई है, तो 18 शक्तियों और कार्यों की बात की गई है। और पंचायत में वही कितने शक्तियों और प्राधिकारों की बात की गई है, 29। पंचायत में कितने का शामिल किया गया है, कार्यों की सूची 29। ओके, अब मैं आपसे एक चीज़ और पूछ लेती हूँ, जब यहाँ तक आई हूँ तो एक चीज़ और पूछती हूँ आपसे कि ये जो शेड्यूल 5 है, शेड्यूल 5 के तहत कितने राज्यों को शामिल किया गया है। ये जो शेड्यूल 5 है, इसमें कितने राज्यों को, कितने स्टेट को शामिल किया गया है, तो टोटल 10 स्टेट्स को शामिल किया गया है। कितने को, 10 को। इसमें कौन कौन से हैं, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड हिमाचल प्रदेश। ठीक है, कौन कौन, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश। 10 ऐसे राज्य हैं जिनके क्षेत्रों और जनजातियों के लिए एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि वहाँ के प्रशासन की बात की गई है। अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन की बात की गई है। टोटल 10 है, इनको ध्यान रखने की बात ज़रूरत है। ओके, नेक्स्ट मैं थोड़ा सा डिटेल में नीचे दिया हुआ है, किसके बारे में पढ़ने को, भोरमदेव वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। भोरमदेव वन्यजीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में चिल्पी घाटी, कहाँ पे, चिल्पी घाटी, चिल्पी घाटी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का एक विस्तारित बफर जोन है के पास स्थित है। इसका नाम भोरमदेव मंदिर के नाम पर रखा गया है। सकरी नदी, यहाँ पे कौन सी, सकरी नदी, शिवनाथ नदी की एक सहायक नदी है, महानदी की एक सहायक नदी, और शिवनाथ और महानदी की एक सहायक नदी अभ्यारण्य से होकर बहती है। वनस्पतियों में कौन से, साल, साजा, टिंसा आदि शामिल है। जीव जंतुओं में चीतल, जंगली भैंसा आदि शामिल है। अब है 12वां पारा वन्यजीव अभ्यारण्य। 12वां पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में हम थोड़ा जानते हैं। 12वां पारा वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में क्या है, क्यों न्यूज़ में है, तो हाल ही में छत्तीसगढ़ में, कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में, सीजी, छत्तीसगढ़ को कैसे इंडिकेट करते हैं, सीजी से। वन विभाग में 4 उपवयस्क जंगली भैंसों, जिसको कि IUCN के रेड लिस्ट में संकटग्रस्त के रूप में शामिल किया गया है, को असम से छत्तीसगढ़ के 12वां पारा वन्यजीव अभ्यारण्य में सफलतापूर्वक स्थानांतरित किया गया है। 12वां पारा वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में कुछ फैक्ट्स। बाल मेधी, जोंक और महानदी की नदी अभ्यारण्य के साथ बहने वाली जीवन रेखा नदियाँ हैं। कौन से, बाल मेधी, जोंक और महानदी, ये अभ्यारण्य के साथ ही बहती हैं। इसमें वनस्पति कौन से हैं, सागौन और साल। जीव जंतु कौन है, चीतल, जंगली सुअर और स्लॉथ बियर। इन सब के बारे में हमने इससे पहले वाले वीडियो में कवर किया है, तो आप जाके वो वीडियो देख लें तो आपकी क्लैरिटी काफ़ी अच्छे से बन जाएगी। हमने जंगली सुअर के बारे में, पिग्मी हॉग, स्लॉथ बियर और फिर सांभर, नीलगिरी तहर, सब के बारे में हमने वहाँ कवर किया है। तो आप एक बार पिछली वीडियो को देख लेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे। नेक्स्ट है सतकोसिया वन्यजीव अभ्यारण्य। सतकोसिया वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, सतकोसिया वन्यजीव अभ्यारण्य में हाथियों की कम आबादी के कारण जानवरों के दीर्घकालिक प्रवास पैटर्न के बारे में चिंताएं पैदा हो गई हैं। कहाँ पे, हाथियों की कम आबादी है यहाँ पे, इस कारण से यहाँ पे चिंताएं पैदा हो गई हैं।
सतकोसिया वन्यजीव अभयारण्य के बारे में जानते हैं। सतकोसिया गौर्ज अभयारण्य भी ओडिशा में, कहाँ पे? ओडिशा में एक महत्वपूर्ण बाघ निवास स्थान है जिसका नाम महानदी के संकीर्ण विस्तार के नाम पर रखा गया है, जिसे सतकोस नाम से जाना जाता है। सतकोसिया गौर्ज अभयारण्य और बैसीपाली अभयारण्य को 2007 में सतकोसिया टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया था। यहाँ पे स्लॉथ बियर, गौर, सांभर हिरन, चित्तीदार हिरन आदि पाए जाते हैं। अब अगर स्लॉथ भालू के बारे में बार बार आ रहे हैं तो इसके बारे में कुछ फैक्ट्स बता देती हूँ मैं। इसकी 90% प्रजाति जो होती है, 90% आबादी केवल भारत में पाई जाती है, ओनली भारत में पाई जाती है। और ये सर्वाहारी होता है, सर्वाहारी होता है। इतनी लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं जनरली ऑडियो में ही बोल देती हूँ। ये आम भी खाता है, यानी कि फ्रूट्स भी खाता है, और अंजीर, दीमक और चींटियों को खाता है। और ये जनरली क्या होता है कि इनके शिकारियों में सियार, जंगली कुत्ते, तेंदुआ इत्यादि शामिल होते हैं। और ये क्या करता है ना कि इसके साथ एक और इशू है कि ये इसके साथ क्या होता है कि खानाबदोश एक समुदाय होता है, इसका नाम है जनरली कलंदर समुदाय। कौन सा समुदाय है? कलंदर समुदाय। ये इसको नृत्य करने के लिए, यानी नृत्य करने वाले भालू के रूप में इसका यूज़ करते हैं, इसको नचवाते हैं। तो इसके साथ एक तरीके का शोषण भी कह सकते हैं, वो होता है। ओके और ये जनरली राष्ट्रीय जीव है, यानी कि संध्याकालीन सुबह और शाम को ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। और जन्म से पहले के महीने में क्या होता है कि मादा डेनिंग जैसा व्यवहार प्रदर्शित करती हैं। तो ये था स्लॉथ बियर के बारे में। आप पिछले चैप्टर में जाएं और इसको देखें, तो आई होप आप अच्छे से समझ पाएंगे इसको। नेक्स्ट मैं कवर करती हूँ नेक्स्ट टॉपिक को। ओके नेक्स्ट है, अच्छा अब ये वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में बताया गया है। कुछ वन्य जीव अभ्यारण्य उड़ीसा में है। ये कौन कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य उड़ीसा के हैं? जैसे कि सिमलीपाल वन्य जीव अभ्यारण्य। सिमलीपाल वन्य जीव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये हो गया आपका सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। सेकंड हो गया भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, एंड तीसरा हो गया, थर्ड हो गया गहीरमाथा। तो आपको ये टोटल याद रखने हैं कितने हैं वन्य अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान, टोटल 18 है। कहाँ के हैं ये? प्रॉपर ओडिशा के हैं। ओके तो सिमलीपाल, भीतरकनिका, गहीरमाथा, और चौथा क्या हो गया? कुलधिया वन्यजीव अभ्यारण्य, कुलधिया। एंड फिफ्थ हो गया हथगढ़ अभ्यारण्य। सिक्स्थ हो गया डिब्रूगढ़ जो कहते हैं, डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। ओके तो सिक्स यहाँ पे 6। 7 होगा बदरमा अभ्यारण्य, बदरमा 7। खलासुनी अभ्यारण्य 8। सतकोसिया 9। 10 हो गया बैसीपल्ली, बैसीपल्ली कहाँ है? 10 में। एंड चंदका दंपारा कहाँ है? 11 में, यहाँ पे दिस वन। एंड नंदन कानन वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? 12 में, ये दिस वन। उसके बाद है बालूखंड कोणार्क अभ्यारण्य, ये कहाँ पे? 13, दिस वन। जनरली बे ऑफ बंगाल से सटा हुआ है, बालूखंड कोणार्क अभ्यारण्य। नेक्स्ट है नलाबन अभ्यारण्य, वो कहाँ है? 14 में, यहीं पे। ओके नेक्स्ट है लखारी घाटी अभ्यारण्य, लखारी घाटी, ये कहाँ पे? 15। एंड 16 क्या है? कोटगढ़ अभ्यारण्य, कोटगढ़ अभ्यारण्य, दिस वन। एंड कार्लोपाट अभ्यारण्य का है? 17, दिस वन। एंड नेक्स्ट वन यानी कि लास्ट वन जो है वो क्या है? सुनोबेरा अभ्यारण्य, सुनोबेरा अभ्यारण्य, ये कहाँ है? 18। ये टच कर रहा है, किसको कर रहा है? उड़ीसा है तो ये जनरली झारखंड को टच कर रहा होगा, छत्तीसगढ़ को टच कर रहा होगा। और फिर उड़ीसा का लोकेशन क्या है? अगर आप उड़ीसा के बारे में देखें तो ये किस किस को टच करता है? तो ये करता है इस साइड में, ये वेस्ट बंगाल को टच करता है, वेस्ट बंगाल को टच करता है। और यहाँ जो एरिया है दिस वन, ये कहाँ टच करता है? झारखंड को। किसको टच करता है? झारखंड को। और यहाँ से नीचे कहाँ टच करता है? छत्तीसगढ़ को। ओके इसका लोकेशन ये है। और ये जो लास्ट वाला ये एरिया जो है ये टच करता है आंध्र प्रदेश को। तो टोटली कितने स्टेट से ये लग रहा है? वेस्ट बंगाल 1, झारखंड 2, एंड थर्ड वन इज द छत्तीसगढ़, एंड फोर्थ वन इज द आंध्र प्रदेश। ओके अगर एक ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इसका जो कॉर्नर है, साउथ मोस्ट कॉर्नर है, क्या ये तेलंगाना को टच करता है? तो ध्यान रहिए नहीं करता है, तेलंगाना को टच नहीं करता है, 4 स्टेट को ये टच करता है। ओके तो यहाँ पे कौन कौन सा हमने पढ़ा? ये याद रखने की चीज़ें हैं, सिमलीपाल, भीतरकनिका, गहीरमाथा,
कुलचिया, हथगढ़, डिब्रूगढ़, बदरमा, खलासुनी, सतकोसिया, बैसीपल्ली, चंदका दंपारा, नंदनकानन, बालूखंड कोणार्क, नालाबन, लखाड़ी घाटी, कोटगढ़, कार्लोपाट एंड सुनोबेरा। तो ये सारे वन्यजीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान थे, ये आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ पे थे? उड़ीसा में। मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। ओके, आप इस मैप का स्क्रीनशॉट भी लेकर आप याद कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हो नहीं रहा। नेक्स्ट है कलसा बंदूरी परियोजना। कलसा बंदूरी भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, इसके बारे में पढ़ते हैं। संदर्भ क्या था? कलसा बंदूरी परियोजना के बारे में हम जानते हैं। इस परियोजना का उद्देश्य महादई नदी से जल को मार्ग परिवर्तन करके कर्नाटक के बेलगावी, धारवाड़, बागलकोट और गडग जिलों की पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करना है। क्या है कलसा बंदूरी परियोजना? तो इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो महादई नदी से के जल जो है उसका रास्ता बदल के कर्नाटक के बेलगावी, धारवाड़ और बागलकोट, गडग जिला में वहाँ का जो पेयजल आपूर्ति है उसको पूरा करना है। पेयजल की आपूर्ति करनी है, वहाँ पे सुनिश्चित करनी है। इसका उद्देश्य महादई की सहायक नदी कौन सी है? कलासा, बंदूरी, इस धाराओं पर बैराज बनाना है। क्या बनाना है? बैराज बनाना है। महादई नदी कर्नाटक के बेलगावी जिले में भीमगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य से निकलती है और गोवा में अरब सागर में गिरती है। तो आपको ध्यान रखना है ये चीज़ कि कलसा बंदूरी परियोजना जो है वो किस नदी पर है? तो महादई नदी पर है। ओके, और ये महानदी कहाँ पे है? कर्नाटक में। कहाँ पे है? कर्नाटक में। सॉरी, कर्नाटक के ए कहाँ पे है? ये कर्नाटक में। ओके, महादई नदी कर्नाटक के बेलगावी जिले में भीमगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य से निकलती है। ठीक है, और कहाँ पे गिरती है? गोवा से होते हुए गोवा में अरब सागर में मिलती है। नेक्स्ट है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। लास्ट टाइम इससे रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था 2023 के प्रीलिम्स में। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व के बारे में हम जानते हैं। यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 5 जिलों में विस्तृत है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 5 जिलों में विस्तृत है, जिसमें मुख्य रूप से नल्ला माला पहाड़ियाँ शामिल हैं। यहाँ एक विशिष्ट उष्णकटिबंधीय शुष्क और नर्म पर्णपाती वनस्पति पाई जाती है। शुष्क और नर्म पर्णपाती वनस्पति पाई जाती है जो पहाड़ी इलाकों में बांस और घास के नीचे उगती है। कृष्णा नदी इस अभ्यारण्य के बेसिन से होकर गुजरती है। कौन सी नदी? कृष्णा नदी इसके बेसिन से होकर गुजरती है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व इको पर्यटन गतिविधियों में स्थानीय समुदायों, मुख्य रूप से चेंचस यानी विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह, ट्राइबल ग्रुप को शामिल करके वन्यजीव संरक्षण के लिए सार्वजनिक समर्थन और उन्हें आजीविका के वैकल्पिक साधन प्रदान करना शामिल है। ठीक है, तो क्या हमने जाना इसके बारे में? नागार्जुन सागर श्रीशैलम के बारे में। ये कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 5 जिले में विस्तृत है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना क्या है? जनरली तेलंगाना है, तो तेलंगाना तो आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ है ना। अब आप थोड़ा सा, अगर आपने अपने पास मैप रखा हो या इधर उधर, तो आप थोड़ा सा आइज़ को क्लोज करें और फाइंड आउट करें कि तेलंगाना से लगे हुए जो स्टेट हैं वो कौन कौन से हैं और कब अलग हुआ था? जून 2014 में तेलंगाना अलग हुआ था। ठीक है, 2 जून 2014 को सेपरेट हुआ था। ओके, तो तेलंगाना के आसपास का अगर हम देखें तो क्या है? कौन कौन से स्टेट इसको कवर करते हैं? तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़। उड़ीसा टच नहीं करती है। जैसे कि सपोज दैट दिस इज द तेलंगाना, सॉरी ट्रायंगल शेप टाइप से थोड़ा सा है। तो यहाँ से आंध्र प्रदेश और यहाँ पे छत्तीसगढ़ और ये वाला रीजन महाराष्ट्र और दिस वन ऐसे कवर करता है कर्नाटका। ओके, तेलंगाना को। नेक्स्ट, गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य।
हाल ही में मध्य प्रदेश ने घोषणा की कि गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य को चीतों के दूसरे घर के रूप में विकसित किया जाएगा। चीतों का दूसरा घर कहाँ विकसित किया बनाया जाएगा? तो गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में। अच्छा, अभी जो नामीबिया से चीता लाया गया था, तो वो उन चीतों को कहाँ रखा गया था? कुनू नेशनल पार्क में रखा गया था। वो भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में ही है। ठीक है, तो चीतों का दूसरा घर कौन सा बनेगा? मध्य प्रदेश का गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य बनेगा। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य के बारे में जानते हैं। यह वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है। इसकी सीमा राजस्थान की सीमा से लगती है। इसमें विरल वनस्पति, चट्टानी इलाके, घने जंगल के छोटे छोटे हिस्सों के साथ खुले परिदृश्य पाए जाते हैं, जो चीतों के लिए एक आदर्श निवास स्थान प्रदान करते हैं। और यह चंबल नदी द्वारा विभाजित होती है। किस नदी द्वारा? तो मध्य प्रदेश में ही चंबल नदी बहती है। चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, ओके। वृक्ष प्रजातियों में खैर, सलाई, धावरा, तेंदू और पलाश शामिल है। तो हमने क्या देखा कि छोटे घने जंगलों को, यानी इसमें विरल वनस्पति पाई जाती है, छोटे इलाके, घने जंगलों के छोटे छोटे हिस्से पाए जाते हैं, और जो इसको आदर्श निवास स्थान प्रदान करते हैं। इसलिए ये चीता के लिए दूसरा स्थान बनेगा चीतों के लिए। ठीक है, तो ये किसके द्वारा विभाजित होती है? तो चंबल नदी के द्वारा विभाजित होती है। ओके, नेक्स्ट, हाँ, तो चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है, क्योंकि यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा और यमुना का पता है ना आपने, ओरिजिन कहाँ होता है। तो यमुना की सहायक नदी कौन हो गई? चंबल हो गई। अब वृक्ष प्रजातियों में खैर, सलाई, धावरा, तेंदू और पलाश शामिल हैं। यह चिंकारा, नीलगाय और चित्तीदार हिरन जैसे शाकाहारी जानवरों के साथ साथ भारतीय तेंदुआ, लकड़बग्घा, सियार और मांसाहारी जानवरों का भी घर है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य। नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? बचाए गए ब्लैक पेंथर को नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य में स्थानांतरित किया जाएगा। नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य के बारे में जानते हैं। यह अभयारण्य दक्षिण पूर्वी गोवा, साउथ ईस्ट गोवा, सांगुइम तालुका में स्थित है, गोवा में। ठीक है, नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य को जनरली ध्यान रखना है, गोवा। ओके, नेत्रावती नदी इस अभयारण्य से निकलती है और जुआरी नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। अभयारण्य की वनस्पतियां मुख्य रूप से नम पर्णपाती वन है और घाटियों में कुछ अर्ध सदाबहार वन भी मिलते हैं। अभयारण्य के जीवों में भारतीय गौर, चित्तीदार हिरन, सांभर हिरन, भौंकने वाले हिरन आदि शामिल हैं। भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य और कोटिगांव वन्यजीव अभयारण्य इसके पड़ोसी अभयारण्य हैं। नेक्स्ट है बूरा चापोरी वन्यजीव अभयारण्य। अभी हम बूरा चापोरी के बारे में भी हम पिछले वीडियो में पढ़े थे, यह असम में है। ओके, असम सरकार बूरा चापोरी वन्यजीव अभयारण्य के माध्यम से काजीरंगा से ओरांग राष्ट्रीय उद्यान तक एक पारंपरिक वन्यजीव पथ का निर्माण कर रही है। कहाँ से? काजीरंगा से ओरांग तक असम सरकार। बूरा चापोरी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो ये असम में है, जो सोनितपुर जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण तट पर स्थित है। लाओखोवा बूरा चापोरी पारिस्थितिक तंत्र का यह हिस्सा है। और काजीरंगा टाइगर रिजर्व के लिए बफर जोन के रूप में कार्य करता है। बंगाल फ्लोरिकन के लिए यह एक आदर्श आवास है। बंगाल फ्लोरिकन के लिए यह क्या है? एक आदर्श आवास। तो यहाँ पे रणथंभौर और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के बारे में हम जानते हैं। रणथंभौर में हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान यानी कि टाइगर रिजर्व से मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व और रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व में 3 बाघिनों के हस्तांतरण को मंजूरी दी है। किसने दिया है? तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने। कहाँ से? तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व से। कहाँ पे स्थानांतरित किया जाएगा? तो मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व और रामगढ़ विस्तारी में। आपको ध्यान देने योग्य बात यहाँ पे यह है कि मुकुंदरा और रामगढ़ के बीच में कॉरिडोर बनाया जा रहा है। कहाँ पे? राजस्थान में। रणथंभौर के बारे में कुछ फैक्ट्स जानते हैं कि राजस्थान के कहाँ है? सवाई माधोपुर में। और अरावली और विंध्य के श्रृंखलाओं के जंक्शन पर। कहाँ पे? जंक्शन पर ये रणथंभौर स्थित है। इसमें सवाई मानसिंह अभयारण्य, राष्ट्रीय रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सवाई मानसिंह अभयारण्य, कैला देवी अभयारण्य शामिल हैं। वनस्पति में अगर बात की जाए तो शुष्क उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन शामिल है, जिसमें ढाक के वृक्ष इत्यादि हैं। वन्य जीवों में बाघ, तेंदुआ, धारीदार लकड़बग्घा, स्याह गोस और ब्लैक बक शामिल हैं। ऊपर हमने किसके बारे में पढ़ा था? पोबीतोरा के बारे में। पोबीतोरा के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ के मैदान में स्थित है।
एक सींग वाले गैंडों का यहाँ पे बहुत ज़्यादा घनत्व है, उच्चतम घनत्व पाया जाता है पोबितोरा। ये कहाँ पे है? पोबितोरा असम में। ओके, और इसे एक सींग वाले गैंडे को यहाँ पे क्या कहा जाता है? मिनी काजीरंगा भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं ढाक के पेड़ क्या है। ढाक के पेड़ के बारे में हम थोड़ा जानते हैं। ढाक के पेड़, ढाक वृक्ष भारतीय उपमहाद्वीप की स्थानिक पर्णपाती वृक्ष है। ये अपने नारंगी फूलों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें नारंगी कलर के फूल होते हैं और इसलिए इसे ढाक के पेड़ के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के बारे में जानते हैं। राजस्थान के कोटा के पास मुकुंदरा और गरगोला के समानांतर पहाड़ों से बनी घाटी में स्थित है। इसमें दर्रा, जवाहर सागर, चंबल वन्यजीव अभयारण्य शामिल हैं। इस रिजर्व में घने वन वनस्पति पाए जाते हैं तथा यह चंबल नदी से घिरा हुआ है। वन्यजीवों में बाघ, धारीदार लकड़बग्घे, रीसस मकाक आदि शामिल हैं। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं बांदीपुर टाइगर रिजर्व के बारे में। हाल ही में मैसूर के क्षेत्रीय आयुक्त को बांदीपुर इको सेंसिटिव जोन यानी ESZ इको सेंसिटिव जोन से अवैध निर्माण को हटाने का निर्देश दिया गया था। किसे दिया गया था? मैसूर के क्षेत्रीय आयुक्त को दिया गया था। बांदीपुर इको सेंसिटिव जोन से हटाना है अवैध निर्माण को। बांदीपुर टाइगर रिजर्व के बारे में कुछ फैक्ट समझते हैं। 1973 से 74 में बांदीपुर टाइगर प्रोजेक्ट जो था, इसके तहत पहले 9 बाघ अभ्यारण्यों में से एक के रूप में स्थापित किया गया था। 9 में से एक के रूप में बांदीपुर को स्थापित किया गया था। ओके, बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटक में है, ऊपर पढ़ेंगे कहीं पे। हाँ, ये कर्नाटक के पश्चिमी घाट में कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के ट्राई जंक्शन पर स्थित है। कहाँ पे? तो कर्नाटक, तमिलनाडु एंड केरल के ट्राई जंक्शन पर स्थित है ये, जिसमें वायनाड वन्यजीव अभयारण्य केरल का दक्षिण पश्चिम में कौन सा है? वायनाड वन्यजीव अभयारण्य। दक्षिण में मुदुमलाई टाइगर रिजर्व और उत्तर में नागरहोल टाइगर रिजर्व कर्नाटक काबिनी जलाशय द्वारा अलग होता है। यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। ध्यान रहे ये जो पार्ट है ये फैक्ट्स आपको ध्यान में रहने चाहिए। तो वायनाड वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? इसके ट्राई जंक्शन पे ये स्थित है। कौन? बांदीपुर टाइगर रिजर्व। तो इसके नॉर्थ में केरल का वायनाड वन्यजीव अभयारण्य, दक्षिण में मुदुमलाई टाइगर रिजर्व और फिर उत्तर पश्चिम वाला एरिया अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है? नागरहोल टाइगर रिजर्व, जो कि काबिनी जलाशय से अलग होता है। यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। रिजर्व के उत्तर में काबिनी नदी, दक्षिण में मोया नदी, मध्य में नुगु नदी बहती है। हिमनद गोपालास्वामी बेट्टा इस रिजर्व की सबसे ऊंची चोटी है। हिम गोपालास्वामी बेट्टा इसकी सबसे ऊंची चोटी है। इको सेंसिटिव जोन क्या होता है? इको सेंसिटिव जोन के बारे में पढ़ते हैं। इको सेंसिटिव जोन संरक्षित और पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र होते हैं, जहां मानव प्रभाव कम करने और पारिस्थितिकी और वन की रक्षा के लिए कुछ गतिविधियों और भूमि उपयोग को विनियमित किया जाता है। ये क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों और अन्य पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के आसपास एक बफर जोन बनाने का काम करता है, के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत स्थापित किया गया है। यहाँ पे कौन कौन से गतिविधि होते हैं? निषिद्ध होते हैं, यानी कि वो अलाउड नहीं होते। तो वाणिज्यिक खनन, प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं ये यहाँ पे नहीं होते हैं, मनाही होती है इनकी। और कौन कौन सी चीज़ें हो सकते हैं विनियमित किया जाते हैं? तो होटल और रिजॉर्ट्स की स्थापना, पेड़ों की कटाई विनियमित की जाती है। अनुमति किस चीज़ की होती है? तो जैविक खेती, यहाँ पे जैविक खेती की अनुमति होती है। बागवानी पद्धतियाँ, इसकी भी अनुमति होती है। और स्ट्रिक्टली मना किया गया है किसको? वाणिज्यिक खनन और जल विद्युत परियोजनाओं को। और विनियमित कौन सी चीज़ें होती हैं? तो होटल्स और रिजॉर्ट्स की स्थापना और पेड़ों की कटाई। ओके, नेक्स्ट है महादेई वन्यजीव अभयारण्य। ये कहाँ है? गोवा में। हाल ही में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने यानी बॉम्बे हाईकोर्ट ने गोवा सरकार को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत महादेई वन्यजीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया है। अब आप पूछोगे क्यों बॉम्बे हाई कोर्ट ही क्यों दिया? क्योंकि गोवा, दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव
और महाराष्ट्र यानी कि मुंबई, ये सारे हाई कोर्ट उसी के पास है, मुंबई के पास हाई कोर्ट में ही समाहित हैं। ठीक है, तो इस वजह से तो मुंबई हाई कोर्ट ने गोवा सरकार को वही नियंत्रित करता है, बॉम्बे हाई कोर्ट ही करता है। तो महादेवी वन्यजीव अभ्यारण्य को बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया है। अब हम पढ़ते हैं कुछ महादेवी वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में फैक्ट्स। यह उत्तरी गोवा जिले में वालपोई के पास स्थित है। यह बंगाल टाइगर और विभिन्न पक्षी प्रजातियों का निवास स्थान है, जिससे इसे अंतर्राष्ट्रीय पक्षी क्षेत्र का दर्जा प्राप्त है। यहाँ नीलगिरी लकड़ी, कबूतर, क्रिस्मन बैक्ड सनबर्ड आदि पाए जाते हैं। यह दुर्लभ और स्वदेशी संरक्षित वृक्षों के उपवनों के लिए उल्लेखनीय है। महादेवी नदी कर्नाटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? महादेवी नदी कर्नाटक से निकलती है और वन्य अभ्यारण्य से बहते हुए अरब सागर में मिल जाती है। तो हमने क्या पढ़ा महादेवी वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में? सबसे पहले तो संदर्भ हमने पढ़ा कि गोवा सरकार ने क्या कहा है, इसके संरक्षण की बात कही है। महादेवी वन्यजीव अभ्यारण्य को बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया है। और इसके बारे में हमने क्या पढ़ा कि उत्तरी गोवा में है और यह बंगाल टाइगर और विभिन्न पक्षी प्रजातियों का निवास स्थान है। और यहाँ पर नीलगिरी लकड़ी, कबूतर और क्रिस्मन बैक्ड सनबर्ड आदि पाया जाता है। यह दुर्लभ और स्वदेशी संरक्षित वृक्षों का उपवन है। महादेवी नदी जनरली कहाँ से निकलती है? कर्नाटक से निकलती है। सरीसृप विज्ञानी अभ्यारण्य में विभिन्न प्रकार के सांपों के लिए आकर्षित होते हैं। सरीसृप विज्ञानी यहाँ जो सरीसृप से रिलेटेड अध्ययन करते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे विभिन्न प्रकार के सांपों के लिए आकर्षित होते हैं, जिसमें बड़े 4 विषैले सांप कौन कौन से? भारतीय क्रेट जिसको करायत कहते हैं, रसेल वाइपर, सॉ स्केल्ड वाइपर और स्पेक्टिकल्ड कोबरा। ये 4 सांप जो है विषैले हैं, काफ़ी विषैले माने जाते हैं। करेत तो काफ़ी विषैला होता है, जनरली गांव वगैरह में आप आसानी से इसे देख सकते हो, रसेल वाइपर एंड ऑल। अब हम पढ़े अचानकमार वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। ATR ये कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। संदर्भ महाराष्ट्र वन विभाग एक बाघिन को चंद्रपुर से छत्तीसगढ़ के कहाँ से? चंद्रपुर से छत्तीसगढ़ के अचानकमार टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित करेगा। कौन करेगा? महाराष्ट्र वन विभाग। अचानकमार वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में जानते हैं। छत्तीसगढ़ में अचानकमार वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था और 2009 में इसे बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया। यह छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में मध्य भारतीय उच्च भूमि में स्थित है। अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। किसका? अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। वनस्पति यहाँ पे कौन सी होती है? साल, बीजा, साजा, हल्दू, सागौन, तिनसा, धवारा, लेंडिया, खमार और बांस शामिल है। जल स्रोत की बात करें तो यहाँ पे मनियारी नदी अभ्यारण्य से जल स्रोत यहाँ पे मनियारी नदी अभ्यारण्य से होकर बहती है, जो जीवों के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ वन्य जीव कौन से हैं? बाघ, तेंदुआ, बाइसन और उड़ने वाली गिलहरी जिसको कहते हैं नामदफा गिलहरी। ये जनरली अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट है मानस राष्ट्रीय उद्यान। मानस कहाँ पे है? असम में। मानस कहाँ पे? असम में। अखिल भारतीय बाघ अनुमान सारांश रिपोर्ट 2022 के अनुसार पश्चिमी असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान में बाघ के उच्च घनत्व की उपस्थिति है। कहाँ पे? मानस राष्ट्रीय उद्यान में बाघ का उच्च घनत्व है। मानस टाइगर रिजर्व के बारे में जानते हैं कि असम में स्थित है। मानस राष्ट्रीय उद्यान से मानस और बेकी नदियां गुजरती हैं। कौन सी? मानस और बेकी नदियां गुजरती हैं। यह एक उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु का अनुभव करता है। मुख्य वन प्रकार कौन से? अर्ध सदाबहार वन, मिश्रित आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वन है। विशिष्ट जीव इसमें कौन कौन से पाए जाते हैं? पिग्मी हॉग, गोल्डन लंगूर, असम रूफ्ड कछुआ। ओके, ये सारे पाए जाते हैं। अब भारत के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में हम जानते हैं कुछ बातें। भारत के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश। ये सारे फैक्चुअल हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे, तो ध्यान से देखना। आंध्र प्रदेश में कौन सा है? पापीकोंडा, राजीव गांधी रामेश्वरम भी कहते हैं इसको, और श्री वेंकटेश्वर। ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कौन सा? पापीकोंडा, राजीव गांधी और श्री वेंकटेश्वर। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है? मोलिंग और नामदफा। नामदफा गिलहरी का नाम भी है। और असम में कौन कौन सा है? और ये जो नामदफा है उड़ने वाली गिलहरी, ऊपर ही पढ़ा था हमने, क्या है? उड़ने वाली गिलहरी, और ये अरुणाचल प्रदेश में ही पाई जाती है। नेक्स्ट है असम। असम में टोटल 7 हैं। तो ये क्या है? नेशनल पार्क पढ़ रहे हैं हम। क्या पढ़ रहे हैं? नेशनल पार्क।
तो आंध्र प्रदेश में 3 नेशनल पार्क है, पापीकोंडा, राजीव गांधी, रामेश्वरम भी कहते हैं उसको, और श्री वेंकटेश्वर। अरुणाचल प्रदेश में मोलिंग और नामदफा। असम में डिब्रू सैखोवा, धिंग पटकाई, हमने 7 पढ़ाया था आपको टोटल। मोंग दर्द DRD हमने पढ़ाया था आपको ऊपर। तो हमने पढ़ाया था आपको मानस, ओरांग, नमेरी, काजीरंगा, धिंग पटकाई, रायमोना एंड डिब्रू सैखोवा। वही दिया हुआ ये डिब्रू सैखोवा, धिंग पटकाई, काजीरंगा, मानस, नमेरी और ओरांग जिसको राजीव गांधी भी कहते हैं, और रायमोना। रायमोना 2021 में बना था। बिहार में एक ही टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क है, वो कौन सा है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क दोनों। छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास, इसको संजय गांधी भी कहा जाता है, तो गुरु घासीदास को संजय धुबड़ी भी कहा जाता है, संजय धुबड़ी, हाँ। गुरु घासीदास, इंद्रावती कुटरू, इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ में भी बहती है, और कांगेर घाटी, ये 3 है कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। और मोल्लिम कहाँ है? मोल्लिम राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, सॉरी गोवा में। आपने ऊपर भी पढ़ा था गोवा में, पिछले चैप्टर में भी आया था इससे रिलेटेड न्यूज़। गुजरात में कौन है? कला हिरन यानी वेलावदार गिर राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पे एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पे एशियन, भारत में जहाँ पे एशियन शेर पाए जाते हैं, एशियाई शेर पाए जाते हैं। समुद्री कच्छ की खारी और वांसदा, वांसदा कौन सा है? कला हिरन गिर राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री यानी कि कच्छ की खारी, और वांसदा राष्ट्रीय उद्यान। हरियाणा में कौन कौन से हैं? कलेसर और सुल्तानपुर। सुल्तानपुर रिसेंट में बना हुआ है 2 years बैक। हिमाचल प्रदेश में कौन सा है? महान हिमालय, इंदर किला, खीर गंगा, पिन घाटी और कर्नल सेरगंज सिम्बलवारा। झारखंड में एक ही है, बेतला, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, और टाइगर रिजर्व भी है शायद ये। नेक्स्ट है कर्नाटक। कर्नाटक में कौन सा है? अंशी, अंशी, बांदीपुर, बन्नेरघट्टा, कुद्रेमुख, नागरहोल। नागरहोल क्या है? राजीव गांधी भी कहते हैं नागरहोल को। और केरल में है अनाईमुडी शोला, एराविकुलम, मिथिकेटन शोला, पंपदुम शोला, पेरियार, पेरियार, साइलेंट वैली, फूलों की घाटी भी कहा जाता है इसको। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में टोटल 11 है, बांधवगढ़, डायनासोर फॉसिल, फोसिल, पेंच, कान्हा, कूनो, माधव, पन्ना, संजय, सतपुरा और वन विहार। कूनो अभी रिसेंट में न्यूज़ था, यहीं पे लाकर मध्य प्रदेश के कूनो में ही रखा गया था, नामीबिया से चीता को लाकर। और बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, डायनासोर फॉसिल, फोसिल, पेंच, कान्हा टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क, कूनो, माधव, पन्ना और संजय दुबरी छत्तीसगढ़ में है, और मध्य प्रदेश में भी संजय, और सतपुरा और वन विहार। महाराष्ट्र में कौन से हैं? चंदोली राष्ट्रीय पार्क, गुगामल, नवेगांव, पेंच, जवाहरलाल नेहरू भी कहते हैं इसको, संजय गांधी यानी बोरीवली, और तडोवा, तडोबा राष्ट्रीय उद्यान भी यहाँ पे है महाराष्ट्र में। मणिपुर में केबुल लामजाओ, ये सांबर हिरन के लिए, डांसिंग डियर भी उसको कहते हैं, उसके लिए उसका निवास स्थान माना जाता है ये। और सिरोही। मेघालय में कौन सा है? यहाँ यहीं पे तो फुमडी पाया जाता है, केबुल लामजाओ में ही, और लोकटक झील मणिपुर में है। ओके, मेघालय में 2 है, कौन सा है? बाला फाकरम और नौकरेक, बाला फाकरम और नौकरेक, ये इंपॉर्टेंट है दोनों। तो इस तरीके से आप राष्ट्रीय उद्यान याद कर लेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, और आप टाइम टाइम पे देख सकते हैं इसे। इसके अलावा हम बढ़ते हैं मिजोरम में। मिजोरम में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? मुरलेन और फवांगपुई, जिसको ब्लू माउंटेन भी कहते हैं, ये कहाँ पे है? मिजोरम में। मिजोरम का लोकेशन क्या है? नॉर्थ ईस्ट में है। किसके नीचे है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के ये अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के नीचे नागालैंड, मिजोरम और ये मणिपुर। ओके, सॉरी मणिपुर और ये मिजोरम, ठीक है। यहाँ पे मिजोरम में कौन से हैं? मुरलेन और फांगपुई, जिसको कहते हैं ब्लू माउंटेन। उसके बाद नागालैंड में कौन सा है? इंतानकी। कौन सा है? इंतानकी, एक है केवल इंतानकी।
इंसान की, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। उड़ीसा में भितरकनिका और सिमलीपाल, उड़ीसा में कौन सा है, भितरकनिका और सिमलीपाल। कनिका आप याद रख सकते हैं, और आपकी कनिका एक लड़की है जो उड़ीसा में रहती है, सिमलीपाल में, ठीक है। सिमी या सिमली कुछ भी रख सकते हैं आप ना, तो इस तरीके से याद रहेगा। राजस्थान में मरुभूमि डेजर्ट, केवला देव घाना, मुकुंदरा हिल्स, रणथंभौर और सरिस्का टाइगर रिजर्व। सिक्किम में कंचनजंगा, एकमात्र कौन सा है, कंचनजंगा, कहाँ पे, सिक्किम में। पूरी तरीके से भारत में स्थित सबसे ऊंचा अगर देखा जाए तो पर्वत कौन सा है, कंचनजंगा है, सिक्किम में। तमिलनाडु में 5 है टोटल, कितने हैं, कौन कौन से, गिंडी, मन्नार मरीन की खाड़ी, इंदिरा गांधी जिसको अन्नामलाई भी कहते हैं, मुदुमलाई और मुकुर्थी नेशनल पार्क, तमिलनाडु। मुदुमलाई तमिलनाडु, इंदिरा गांधी या अन्नामलाई तमिलनाडु, मन्नार की खाड़ी या मन्नार मरीन खाड़ी तमिलनाडु और गिंडी तमिलनाडु। तेलंगाना में टोटल 3 है, कसुब्रह्मानंद रेड्डी, महावीर हरीना वनस्थली और मृगवानी। त्रिपुरा में क्लाउडेड लेपर्ड और बाइसन रसबारी नेशनल पार्क। उत्तर प्रदेश में दुधवा, एक कौन सा है, दुधवा। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान। गंगोत्री, गोविंद, नंदा देवी, राजाजी, फूलों की घाटी कहाँ है, उत्तराखंड में, ओके। और ये कौन सा है, जिम कॉर्बेट का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। और यहाँ पे उत्तराखंड में कौन सा है, गंगोत्री, और फिर गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, और फिर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, और फूलों की घाटी उत्तराखंड। पश्चिम बंगाल में बुक्सा, गोरुमारा, जल्दापारा, नेओरा घाटी, सिंगालीला और सुंदरबन शामिल है। बुक्सा जनजाति भी है जो वहाँ पाई जाती है। गोरुमारा, जल्दापारा, नेओरा घाटी, सिंगालीला और सुंदरबन। अंडमान और निकोबार की बात करें तो कैंपबेल बे, गलाथिया खाड़ी, गलाथिया बे भी कहते हैं उसको, महात्मा गांधी मरीन वंदूर, माउंट हैरियट, रानी झांसी, सैडल पीक, ये सारे जो है नेशनल पार्क कहाँ पे हैं, अंडमान निकोबार में, सैडल पीक। अच्छा, एक चीज़ और अगर मैं आपसे पूछूं कि एकमात्र सुसुप्त ज्वालामुखी जो है भारत में वो कौन सा है, इनएक्टिव वॉल्केनो पूछ रही हूँ मैं, वो कहाँ पे है, नारकोंडम आइलैंड पे। कहाँ पे है, नारकोंडम आइलैंड पे। और एक्टिव वॉल्केनो कौन सा है, एकमात्र जो है वो है बैरन आइलैंड पे, इंडिया में। कौन सा है, बैरन आइलैंड पे। ये किस रीजन में है, तो अंडमान निकोबार वाली रीजन में, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ओके। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में कौन सा है, सिटी फॉरेस्ट जिसको कहते हैं सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, कानाजिंग राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड राष्ट्रीय उद्यान। और लद्दाख में एकमात्र कौन सा है, हेमिस, जो कि सबसे बड़ा है। हेमिस कौन सा है, सबसे बड़ा है, इंपॉर्टेंट है ये। तो इस तरीके से हमने नेशनल पार्क को कवर कर लिया। अगर मैं ऊपर से देखूं, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। तो इस तरीके से हमने सारे नेशनल पार्क को कवर कर लिया, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को बार बार आप रिवाइज करें, और मैं बहुत ही श्योरिटी के साथ कहती हूँ कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस यूपीएससी प्रीलिम्स में आएंगे ही आएंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।